नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज आपका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं संसार में हो रही भीषण तबाही की तरफ। जो 42 साल से अफगानिस्तान के लाखों लोग निर्ममता से मारे गए, जीवन अपने देश को छोड़कर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मानवता वहाँ रह रही है, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ सहित विश्व के तमाम महाशक्तियां अपनी कायरता, अपनी कर्तव्य विमुखता और अपने स्वार्थ में लिप्त होने के कारण, अपने मानवीय दायित्वों का निर्वहन न करने के कारण आज अफगानिस्तान में फिर तालिबान सत्ता में आने वाला है। तालिबान सत्तासीन होगा अफगानिस्तान में तो वहाँ की महिलाओं का जीवन नारकीय हो जाएगा। उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। उन्हें पांव तक पर्दा बुर्का पहनना पड़ेगा। उन्हें नौकरी से वंचित रहना पड़ेगा। घरों में बंद रहना पड़ेगा। बाजार भी वो बिना अपने किसी परिवार के पुरुष सदस्य के बिना जा नहीं सकेंगे। इलाज भी वो पुरुष चिकित्सक से कर नहीं पाएंगे और महिलाएं शिक्षा कॉलेज ले नहीं पाएगी। ऐसे उसमें जहां न्याय कानून नहीं, शरीयत चलेगी, तो उस तबाही को, जो भीषण तबाही इससे पहले अफगानिस्तान में आई थी 2001 तक, सोवियत संघ के जाने के बाद तालिबान ने वहाँ पर जो अपना सत्ता काबिज किया था, उसका जो हैवानियत कुशासन देखा, वो उससे पूरी मानवता शर्मसार हुई। इसके कौन है गुनाहगार? गुनाहगार हैं संयुक्त राष्ट्र संघ को कमजोर करने वाली ताकतें, जो संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत नहीं बनाना चाहती हैं। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ मजबूत होता तो अफगानिस्तान से लेकर अफ्रीका के में या अरब देशों से लेकर कहीं भी इस प्रकार से मानवता को त्रास देने वाली शक्तियां सर नहीं उठाती। इस प्रकार से तमाम देश मानवीय मूल्यों को निर्ममता से नहीं रोकते, दूसरों के हितों का शोषण नहीं करते, मानवीय गरिमा की रक्षा होती है। पर लेकिन साम्राज्यवाद के विस्तार के नाम पर जहां चीन ने इस समय संसार में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए तीसरा महायुद्ध बिना एक गोली चलाए 1 करोड़ से अधिक लोगों को निर्ममता से मौत की नींद सुला दिया है, उसका अगर कोई गुनाहगार है, उस चीन पे अंकुश न लगाने का गुनाहगार है, तो वो ताकतें जो संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत नहीं होने देना चाहती। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ मजबूत होता तो इस प्रकार की हैवानियत इस संसार में नहीं होती है। लाखों लाख लोग मारे जा चुके हैं, पूरी करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं, संसार की अधिकांश अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है। अस्पतालों, लोगों के कब्रिस्तान से लेकर शमशान घाट शवों से पटे हुए थे, और इतनी दर्दनाक व्यवस्था हादसा संसार में शताब्दियों में नहीं देखने को मिलता है। तो इसका मूल कारण कौन है? समस्या आज केवल क्रूर तालिबान की नहीं है, समस्या चीन की नहीं है, समस्या उन लोगों से है। ये पूरी मानवता उन लोगों से त्रस्त है जो समर्थ होते हुए भी तमाशबीन रहते हैं अपने स्वार्थों के कारण। आज
जब तालिबान और अमेरिका के बीच में ये समझौता हुआ कि वो अमेरिका अपने सैनिकों को सितंबर तक पूरा अफगानिस्तान छोड़ देगा, उसके तहत धीरे धीरे अमेरिका सैनिक जाते रहे और तालिबान कब्जा करता रहा। इस समझौते में यह भी हुआ कि तालिबान के जो खूंखार आतंकवादी अफगानिस्तान सरकार की जेलों में बंद हैं, उनको छोड़ दिया जाएगा। और इसी के तहत 5,000 आतंकियों को छोड़ा गया, जो फिर जाकर तालिबान की सेना में शामिल हो गए और अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ रहे। इस युद्ध में लाखों लोग मारे जा चुके हैं। पर क्या करें, संयुक्त राष्ट्र संघ की इस अकर्मण्यता से, कहने को सुरक्षा परिषद है, मानवाधिकार संगठन है, पर महिला अधिकार संगठन है, पर किस काम का। आज ये स्थिति, असहाय स्थिति देखकर अफगानिस्तान में तालिबान ये दावा कर रहे हैं 85% भूभाग पर, क्षेत्र पर हमने कब्जा कर लिया, और अफगानिस्तान की सेना भले ही तालिबानों से दुगुना तिगुना ज़्यादा है, पर मनोबल गिरा है। जिस प्रकार से तालिबान ने अमेरिका को खदेड़ने के लिए उल्टे पांव वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया, जिस अमेरिका ने यहाँ पे 142 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया, खर्च किया, उस अमेरिका के अपनी तमाम महाशक्ति होने के बावजूद मुंह की खानी पड़ी। तो इसका कारण क्या है? इसके कारणों के पीछे हम जाना चाहते हैं तो हमें नजर आता है वो दृश्य जो 1979 में सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति ब्रेजनेव ने अफगानिस्तान के नजीबुल्लाह कम्युनिस्ट सरकार को बचाने के लिए सोवियत संघ की सेना ने अफगानिस्तान पर हमला किया और उन्होंने वहाँ पे कब्जा किया। 1979 से लेकर 10 साल तक, 1989 तक अफगानिस्तान में सोवियत संघ और के खिलाफ यहाँ के मुजाहिदीन, अफगानिस्तान के कबीलाई जमात ने संघर्ष किया और सोवियत संघ को मजबूर कर दिया। सोवियत संघ के 15,000 सैनिक मारे गए और 10 लाख लोग अफगानिस्तान के मारे गए। उन लोगों को, सबसे बड़ी बात है, कौन लड़ाई कर रहा था? सोवियत संघ को बाहर करने के लिए क्या किया गया? कहा गया ये इस्लाम पर हमला है। किसने कहा? इस्लामी देशों के आका, सऊदी अरब के माई बाप बने अमेरिका ने, और अमेरिका से लेकर पश्चिमी देशों ने सोवियत संघ को खदेड़ने के नाम पर जो मुजाहिदीन तैयार किए, जो पाकिस्तान के कुछ फौजी सैनिक और वहाँ के मदरसों में पढ़ने वाले लोगों को इस्लाम की रक्षा के नाम पे प्रशिक्षण दिया गया, हथियार दिया गया, आर्थिक सहायता दी गई। इसी के तहत अल कायदा ने 1988 में, जो सऊदी अरब के एक बहुत बड़े भवन निर्माता के पुत्र लादेन, जो अल कायदा के प्रमुख, उन्होंने सोवियत संघ को अफगानिस्तान से खदेड़ने के लिए अल कायदा का गठन किया और उस अल कायदा के गठन करके उसने अपने मुजाहिदीनों को, अपने समर्थकों को के साथ अफगानिस्तान गया। उस समय अमेरिका और उनके साथी लोग इन्हें लोकतंत्र का योद्धा बताते थे, इस्लाम का रक्षक बताते थे, प्रशिक्षण देते थे। परंतु जब अल कायदा ने
देख, अमेरिका जब वो विकराल हो गया, उसने, अल कायदा ने रूस के खिलाफ चेचन्या में इस्लामिक मूल्यों को बचाने के नाम पर जो चेचन्या में आतंकवाद फैलाया और रूस के खिलाफ संघर्ष किया, वो अल कायदा ने कहा था। उसने विश्व भर में जहां भी इस्लाम को पीड़ित बताया, उसके 1992 में यमन के 2 होटलों पर हमला किया। उसके बाद 9/11/2000 को जो उसने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया और 3000 लोगों का खात्मा किया। उसके बाद अमेरिका की मोह भंग हुआ। उसने अल कायदा को आतंकी घोषित कर दिया। कहाँ एक लोकशाही का योद्धा पुरोधा, इस्लाम को बचाने वाला मुजाहिदीन बताया, जिसे अमेरिका ने, उस मुजाहिदीन को अमेरिका अब आतंकी संगठन मानता है। और उस मुजाहिदीनों को ट्रेनिंग किसने दी? वहाँ पाकिस्तान और चीन ने प्रशिक्षण दिया रूस के खिलाफ संघर्ष करने के लिए। जब रूस खदेड़ा गया, हार गया, विश्व की महाशक्ति सोवियत संघ, उसके बाद तालिबान वहाँ पे स्थापित हुआ और तालिबान को भी प्रशिक्षण यही पाकिस्तान को जो अकूत धन पाकिस्तान के, अमेरिका ने सीधा सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध न करके पाकिस्तान और इस्लाम को रक्षा के नाम पे ये तमाम मदरसे से जो जिहादी खड़े थे, वो जिहाद के नाम पे रूस के खिलाफ, तो वो अमेरिका के लिए विनाशकारी हुए, भस्मासुर साबित हुए। परंतु अफगानिस्तान तबाही का हुआ। तो इस तरह से अल कायदा ने न केवल अमेरिका में, अपितु उसने 2005 में स्पेन के मैड्रिड रेल में धमाका करके 191 लोगों को खात्मा किया और 2005 में ब्रिटेन में ट्रेन धमाका किया। तो अल कायदा निरंतर ये करता रहा। और तालिबान इतना जबरदस्त आतंकी दस्ता जिसने अमेरिका को भी 2021 में अमेरिका को भी वापस, अमेरिका ने संकल्प लिया था जिस समय वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया गया, उस समय अमेरिकी सेना ने हमला किया था अफगानिस्तान में तालिबान और अल कायदा को खात्मा करने के नाम पे। उसने अल कायदा को हमले के लिए दोषी ठहराया था वर्ल्ड ट्रेड अमेरिका के खिलाफ, और तालिबान को अल कायदा को संरक्षण देने के लिए उस समय मुल्ला उमर जो 1996 से 2001 तक जो अल कायदा के सर्वोच्च नेता थे, वो सब थे अल कायदा और तालिबान को खत्म करना। लेकिन खत्म नहीं हुए, अमेरिका को वापस आना। भले ही अल कायदा के प्रमुख लादेन को अमेरिका ने बाद में मारा और वही मुल्ला उमर भी मारे गए, परंतु मुल्ला उमर के बाद मुख्तार मंसूर और उसके बाद वर्तमान में सुप्रीम कमांडर जो है तालिबान के, मौलवी हबीबुल्ला अखुंजादा, ये है। तो ये अल कायदा किस प्रकार से, अल कायदा भले ही इस समय शांत बैठा है, शांत इसलिए नहीं बैठा, लड़ाई लड़ रहा है तालिबान, लड़ाई लड़ने होंगे वो भी, परंतु अमेरिका न तालिबान को ख़त्म कर पाया न अल कायदा को ख़त्म कर, उल्टा इस्लामिक स्टेट के आतंकी भी अफगानिस्तान के कई स्थानों पर मजबूत हुए।
जो समझौता किया अमेरिका ने नाटो के साथ लेकर जो अमेरिका ने हमला किया था, उसमें अमेरिका ने हमला किया था, उसमें लाखों की संख्या में अफगानिस्तान के लोग मारे गए, जिसमें यह बताया गया है कि अमेरिका के 2300 अमेरिकी सैनिक मारे गए और अमेरिका के मित्र राष्ट्र जो थे उनके साथ उनकी कुल संख्या 3459 वो मारे गए, और उससे अधिक इसमें 450 ब्रिटेन के भी हैं, और अमेरिका के 20,660 सैनिक घायल हुए। अफगानिस्तान सेना के और पुलिस के 64,000 से अधिक जाबाज मारे गए, और अफगानिस्तान के 1,10,000 नागरिक मारे गए। तालिबान के भी 31,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। इस प्रकार से अमेरिका इस युद्ध में 1,10,000 सैनिक भेजे थे, और इसका सालाना खर्चा $100 अरब के करीब होता था, और अमेरिका ने कुल मिलाकर इसमें 146 लाख करोड़ डॉलर खर्च कर चुका था, उससे अधिक खर्च हुआ। तो इस प्रकार से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने शासनकाल में ऐलान कर दिया था अमेरिका मई 2021 तक छोड़ देगा, अफगानिस्तान छोड़ देगा। पर नई सरकार बनने पर अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका सितंबर माह तक अपने सेना को वापस बुला लेगा, और उसके कुछ सैनिक वहां पे दूतावासों की रक्षा के लिए रहेंगे। ये समझौता हुआ। समझौता के तहत तालिबान अमेरिकियों पर हमला नहीं करेगा। अमेरिका ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए करोड़ों अरबों लगाए, हजारों सैनिक, पर तालिबान को सबक सिखाया। भले ही वो युद्ध के परिणाम उनके अनुकूल न रहे, पर ये न कहे कि अमेरिका को क्या मिला। अमेरिका को ये मिला कि सबक मिला, 9/11 के बाद कोई भी ताकत अमेरिका की तरफ आंख खोल कर नहीं दे सकती। पर अमेरिका को केवल लक्ष्य इतना नहीं होना चाहिए था, अमेरिका को अपने विश्व के प्रति जिम्मेदारी, और जिस देश पे आपने हमला किया, जिन आतंकियों, उनका सर्वनाश करके इस प्रकार से सक्षम बनाते अफगानिस्तान की सेना को, जिन्होंने आपके भरोसे तालिबान से लड़ाई की। आज अमेरिका द्वारा अथाह में छोड़ने के कारण अफगानिस्तान के कई सैनिक कबीलाई क्षत्रपों के निर्देश पर तालिबानों के आगे आत्मसमर्पण कर रहे हैं या भाग रहे हैं, युद्ध नहीं लड़ रहे। तो इसके लिए गुनाहगार वहां पे इस प्रकार की ताकतें सर उठी, तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी है। तो अमेरिका को इस प्रकार से एक अपना दायित्व, जो अगर अमेरिका विश्व का स्वयं वो चौधरी समझता है और संयुक्त राष्ट्र संघ को भी काम करने की स्वतंत्रता नहीं देता है, सुरक्षा परिसर सम्मत से ये है, एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ अपने बात को किसी देश से मनवा नहीं सकता है, केवल उस देश में को दबाव डाल सकता है, उसकी सेना नहीं है। और सर्वसम्मत से किसी के खिलाफ प्रस्ताव, और सर्वसम्मत होते नहीं, क्योंकि देशों के स्वार्थ अलग अलग होते हैं।
इसलिए अमेरिका हो या रूस या चीन, इन देशों की जिम्मेदारी जो संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर वाले देश हैं, जिन्होंने अपनी चौधराहट चला रखी है, जब भारत जैसे देशों को बोले, भारत की स्थिति इतनी दयनीय है, वो चीन और पाकिस्तान द्वारा काबिज अपनी हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन को मांगने की हिम्मत नहीं कर सकता, तो वो अफगानिस्तान को क्या बचाएगा? वो चीन और पाकिस्तान जो भारत को तबाह कर रहे हैं, उन देशों के को शत्रु राष्ट्र कहने की हिम्मत नहीं कर सका। हमला करना तो बहुत दूर की बात, वो अफगानिस्तान क्या, भले ही भारत अब कहे कि हमने हजारों करोड़ वहाँ पे रुपये से वहाँ पुनर्निर्माण किया, संसद इत्यादि, परंतु भारत की प्राचीन संस्कृति थी, शरण में आए हुए व्यक्ति को, देश को शरण देना और उसकी सुरक्षा करना हमारा नैतिक सनातन संस्कृति सिखाती थी। परंतु ये अतिवादी जो भी लोग हैं, चरमपंथी, ये किसी के खिलाफ नहीं, ये भारत ही के खिलाफ होंगे देर सवेर। जिस प्रकार से चीन ने तालिबान के साथ मिलकर, अभी तालिबान के नेता चीन के विदेश मंत्री से मिले, पाकिस्तान उन्हें सामान्य नागरिक बताता है और आपने सैन्य को उन आतंकियों के खिलाफ भेजता है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या। इस समय संसार में एक मजबूत देश संगठन होता या देश होता भारत, जो भारतीय संस्कृति को मानने वाला होता है, तो इस संसार में इस प्रकार की ये बदहाली नहीं होती कि असहाय देशों को इस प्रकार से मरमाहित, क्योंकि जिस प्रकार से इस देशों को सोवियत संघ, संयुक्त राष्ट्र, संसार की सबसे मजबूत ताकतें जो थी सोवियत संघ थी और यह अमेरिका है, नाटो, दोनों ने अफगानिस्तान के साथ और वहाँ के लोगों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया और उन ताकतों को मजबूत किया जो विश्व शांति के लिए आज खतरा है, अफगानिस्तान के लिए खतरा है। तालिबान और अलकायदा को अगर किसी ने मजबूत किया तो अमेरिका और उन देशों ने जिन्हें इस्लामिक पुरोधा बताया, लोकतंत्र का मसीहा बताया, और जब इन पे पड़ी 9/11 में, तब वो आतंकी हो गई। उसके बाद भी अपने अवसर देकर अपने स्वार्थों के अनुसार समझौते, तो इस्लामिक ये भस्मासुर तैयार किए, इन भस्मासुरों पर अंकुश रखने का दायित्व भी अमेरिका पर कौन करता है? एक तरफ चीन उनको प्रशिक्षण दे रहा था, उनसे गले लगा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका, तीसरी तरफ सोवियत संघ जो बाद में विघटन हो गया। और आज अगर रूस अपने उन पुराने घावों को जख्म मरहम करना चाहता है और अपने असफलताओं को, भूल को सुधारना चाहता है, तो रूस को भी इन निर्मम ताकतों को अंकुश लगाना चाहिए। पर ये अंतर्राष्ट्रीय जो वो है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था मजबूत होगी तो इस प्रकार की त्रासदी के संसार को नहीं उठाना पड़ता। तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी भविष्य का बहुत बड़ा भूल जो इस प्रकार की ताकतें पाकिस्तान में सर उठाया, पाकिस्तान को इस प्रकार से रणनीति के तहत इस प्रकार का जहर का पान कराया गया इस्लाम के नाम पर, इसके लिए कहीं ना कहीं विश्व की वो ताकतें जिम्मेदार हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत नहीं बनाना चाहते, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी छोटे मोटे देश और संसार को के हितों को रोंदने में काम नहीं करती है। काश भारत मजबूत होता। भारत के हुक्मरानों ने जो गुलामी ढो रहे हैं 1947 के बाद, आज 75 साल में भी अंग्रेजी अपना नाम मिटा दिया, अपने देश की भाषाएं मिटा दी, अपने देश के इतिहास को विस्मृत कर दिया, अपने देश की परंपराओं को वो कर दिया। नहीं तो हमारा एक दायित्व होता है पड़ोसी पर, एक अगर संकट में है तो उसकी रक्षा करने का दायित्व
परंतु जो खुद अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाए वो दूसरों की रक्षा क्या करेगा। आने वाले समय में अगर संसार की रक्षा करनी है तो मजबूत संगठन चाहिए जो पूरे विश्व में तालिबान, चीन, अमेरिका और रूस जैसे देशों के दंश से बचा सके। जय हिंद, जय भारत।